सन 1977। इस साल एक बेहद ही रेयर खगोलीय घटना होने वाली थी। सभी प्लैनेट्स एक ही रेखा में आने वाले थे और इस अनोखे प्लैनेटरी अरेंजमेंट को वैज्ञानिक यूं ही कैसे जाने देते, क्योंकि फिर दोबारा अगला मौका 175 साल बाद मिलता। 5 सितंबर सन 1977 वॉयेजर 1 नाम के एक स्पेसक्राफ्ट ने अपनी यात्रा शुरू की, स्पेस की डार्कनेस में से कुछ रहस्यों को उजागर करने के लिए। इसके ठीक 15 दिन बाद 20 सितंबर को इसका जुड़वा स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 भी लॉन्च किया गया। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों यानी कि गैस जाइंट्स को स्टडी करने, उनके चंद्रमाओं को स्टडी करने, उनकी रिंग्स और फॉर्मेशन आदि को स्टडी करने के लिए भेजे गए थे। वॉयेजर 1 का काम सिंपल था, उसे जस्ट एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करना था। जुपिटर और सैटर्न को फ्लाई बाय करते हुए उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने का काम वॉयेजर 1 का था। वॉयेजर 2 का रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसे पहले जुपिटर और सैटर्न को स्टडी तो करना ही था और साथ ही में उस अनोखी प्लेनेटरी अरेंजमेंट का फायदा उठाते हुए यूरेनस और नेपच्यून तक भी पहुंचना था। खैर, वॉयेजर 2 की बात हम अगली वीडियोस में करेंगे। अभी हम वापस आते हैं वॉयेजर 1 पर। अभी वॉयेजर 1 को लॉन्च में तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और वॉयेजर 1 हमसे 7.25 मिलियन माइल्स दूर पहुंच चुका है। 18 सितंबर 1977 वॉयेजर 1 ने अपनी आंखें खोली और पहली तस्वीर क्लिक की। वो तस्वीर अपने आप में ही एक अजूबा थी, क्योंकि उस तस्वीर में हम सब थे, हमारी पृथ्वी थी और हमारा चांद भी साफ दिखाई दे रहा था। अब वॉयेजर 1 का काम था सीधे जुपिटर की ओर जाना और अपनी तेज रफ्तार के चलते ये काम भी जल्दी ही हो गया। सिर्फ 1.5 साल में ही वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के एरिया में था। जनवरी 1979 वॉयेजर 1 जुपिटर पर पहुंच चुका था और उसने अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे ही जुपिटर दिखाई देने लगा, वॉयेजर 1 ने उसे कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस जर्नी के दौरान वॉयेजर 1 को जुपिटर के पास रुकना नहीं था, क्योंकि ये बस एक फ्लाई बाय मिशन था। अपनी तेज रफ्तार के चलते ही वॉयेजर 1 को काफी कम समय मिलने वाला था, इसीलिए उसके द्वारा ली गई हर इमेज इम्पोर्टेंट थी। वॉयेजर 1 ने अपने जुपिटर फ्लाई बाय के दौरान तकरीबन 1900 इमेजेस कैप्चर की। इन इमेजेस में इस मिशन ने तकरीबन 2 महीनों तक जुपिटर पर हुई घटनाओं को दिखाया है। कैसे जुपिटर के बादल चमकीले बैंड्स के रूप में पूरे ग्रह पर चक्कर लगाते हैं। द ग्रेट रेड स्पॉट, इस मिशन के चलते उस तूफान की सबसे शानदार तस्वीर आज हमारे पास थी। तस्वीरों में कलर फिल्टर्स यूज करके सौरमंडल के सबसे बड़े तूफान को समझा गया। द ग्रेट रेड स्पॉट के साथ ही इस गैस जाइंट पर अनेकों छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स भी देखे गए। वो भी इस प्लेनेट पर चल रहे छोटे छोटे तूफान हैं। जुपिटर का एटमॉस्फेयर और उसके इंग्रेडिएंट्स पर बारीकी से रिसर्च की गई। ये पहला मौका था जब हम जुपिटर की तस्वीरें इतने पास होकर ले रहे थे, जब धरती पर किसी को पता नहीं था कि हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास कोई रिंग सिस्टम भी है। वॉयेजर 1 ही वो चीज है जिसके नाम जुपिटर के पतले रिंग सिस्टम खोजने का क्रेडिट है। इसने जुपिटर के रिंग सिस्टम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी, वो आज भी हमारे काम आ रही है। इसका रिंग सिस्टम बेहद ही हल्का है, जो पृथ्वी से देखने पर आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन थैंक्स टू द वॉयेजर 1 इसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया जुपिटर रिंग सिस्टम से। समय काफी कम था और स्पेसक्राफ्ट को इसके रहस्यमय चंद्रमाओं को भी स्टडी करना था। जुपिटर के रहस्यमय चांद आयो की तस्वीरें हमारे लिए वाकई में एक बड़ा सरप्राइज थी। आयो एक एक्टिव वोल्केनिक मून है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाद आयो ही एक ऐसी जगह मिली है जहां पर एक्टिव वोल्केनोज ऑब्जर्व किए गए हैं। इसकी सरफेस पर बहता लावा साफ साफ दिखाई देता है और इसी के साथ ऑब्जर्व की गई आयो से निकलती एक बड़ी गैस प्लूम, जो कि पॉसिबली सल्फर कंपाउंड्स की थी। वॉयेजर 1 ने ये खोज तो कर दी थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों को इसके डेटा से इसकी कुंडली निकालनी थी। इसके बाद जुपिटर का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड भी वॉयेजर 1 की नजरों में आ गया। वहाँ के डिस्टॉर्टेड सरफेस फीचर्स बहुत कुछ बयां कर रहे थे। जुपिटर की शक्तिशाली ग्रेविटी कैसे इन चंद्रमाओं को निचोड़ रही है, ये उनकी दशा देखते ही पता चल गया था। वहाँ पर बनी बड़ी बड़ी चोटियाँ, खाइयाँ और इम्पैक्ट क्रेटर्स जो वहाँ की पूरी बर्फीली सतह पर फैले हुए थे,
ये वॉयेजर 1 की जुपिटर जर्नी के सबसे बड़े इवेंट्स रहे। इसके बाद अप्रैल 1979 में वॉयेजर 1 ने तस्वीरें लेना बंद कर दिया, क्योंकि अब जुपिटर फ्लाईबाय खत्म हो चुका था। अब बारी थी एक बार फिर इस अंधकारमय अंतरिक्ष में खो जाने की। एक लंबा सफर तय करना था जुपिटर से शनि ग्रह तक का। तकरीबन 20 महीने के सफर के बाद नवंबर 1980 के शुरुआती दिनों में वॉयेजर 1 अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। इसके सामने था हमारे सौर मंडल का एक बेहद ही खूबसूरत छल्लों वाला ग्रह, शनि ग्रह। इस मिशन ने शनि ग्रह के आकर्षक छल्लों को पहली बार इतनी करीब से दिखाया था। इसका एटमॉस्फेयर, जिस पर जुपिटर की ही तरह लेकिन हल्के बैंड्स बने हुए थे। इस ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन भी इसकी नजरों में आ गया। तस्वीरें ली और टाइटन का एनवायरनमेंट नाइट्रोजन रिच होने का पता चला। टाइटन के पास एक मोटा एटमॉस्फेयर था और वैज्ञानिकों को ये भी पॉसिबल लगा कि वहाँ शायद कोई लाइफ भी मौजूद हो जो वहाँ पर मौजूद संसाधनों से अपना गुजारा कर पाती हो। टाइटन की इस खोज के साथ ही टाइटन पर मीथेन के समुद्र होने की थ्योरीज सामने आने लगी, जो कि बिल्कुल सही साबित हुई। कैसिनी मिशन ने सन 2004 में शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन पर मीथेन के समुद्र होने की पुष्टि कर दी। अपने इस फ्लाईबाय के दौरान वॉयेजर 1 ने शनि ग्रह के 3 ऐसे चंद्रमा भी खोजे जिनके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं था। शनि के छल्लों की डिटेल्ड स्टडी वॉयेजर 1 की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। वॉयेजर 1 की ट्रैजेक्टरी को खास तौर पर टाइटन की स्टडी के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय टाइटन इतना महत्वपूर्ण माना गया कि अगर किसी वजह से वॉयेजर 1 टाइटन तक न पहुंच पाता तो वॉयेजर 2 की ट्रैजेक्टरी को बदलकर टाइटन की ओर भेजने का प्लान था। लेकिन सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ। सैटर्न फ्लाईबाय खत्म हो चुका था। अब बारी थी एक बार फिर से अंधेरे अंतरिक्ष में खो जाने की, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये किसी भी ग्रह या उपग्रह के पास नहीं जाने वाला था। वॉयेजर 1 की अब कोई मंजिल नहीं थी। करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर चलना था और ये आज भी चल रहा है। 14 फरवरी सन 1990 को वॉयेजर 1 ने एक बार फिर मुड़कर देखा, कैमरास ओपन किए और तस्वीरें क्लिक की। एक फैमिली पोर्ट्रेट जिसमें सभी ग्रह मौजूद थे। पृथ्वी की भी एक आखिरी तस्वीर ली गई, जो कि आज भी द पेल ब्लू डॉट के नाम से फेमस है। वॉयेजर 1 ने ये एक तरह से अलविदा कहा था, एक खूबसूरत अलविदा, और हमें दिखाया कि हम वाकई में बहुत खूबसूरत दुनिया में रह रहे हैं। हम बहुत लकी हैं। और वॉयेजर 1 ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर लीं और ये आखिरी बार था। जैसे ही वॉयेजर 1 ने अपनी इमेजेस को हमें ट्रांसमिट कर दिया, इसके सभी कैमरास बंद कर दिए गए हमेशा के लिए। वॉयेजर 1 हमारे सूर्य के रिलेटिव 61,197 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये एक साल में 325 मिलियन माइल्स कवर कर रहा है और 18,000 सालों बाद ये 1 लाइट ईयर दूर होगा। दिसंबर सन 2004 में वॉयेजर 1 ने टर्मिनेशन शॉक को पार किया। ये वो रीजन है जहां सोलर विंड्स की रफ्तार अचानक इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज की वजह से कम हो जाती है। इसके बाद ये हीलियोपाउस से होकर गुजरता है, जो कि एक बेहद ही उथल पुथल भरा इलाका है। और अंत में 25 अगस्त 2012 को इसने इंटरस्टेलर स्पेस में जाने की आखिरी बाधा हीलियोपाउस को भी क्रॉस कर लिया। अब ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर वॉयेजर 1 ने हीलियोपाउस को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख लिया। वॉयेजर 1 लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है। अगर इसे हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचना हो तो इसे 73,775 साल लग जाएंगे। लेकिन वॉयेजर 1 ऑफिशियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 300 सालों में ये ऑट क्लाउड तक पहुंच जाएगा और इसे पार करने में इसे 30,000 साल लगने वाले हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर स्टार की ओर नहीं जा रहा है, कम से कम आने वाले 40,000 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराने वाला है। नासा ने कंफर्म किया है कि ये स्पेसक्राफ्ट मिल्की वे में ही घूमता रहेगा। धीरे धीरे इसके सभी इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिए जाएंगे और फिर ये चैन से, आराम से
अपनी इस जर्नी को एक अंजाम तक लेकर जाएगा और हमारी आंखों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा। लेकिन इस महान योद्धा के विज्ञान में किए गए कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, वॉयेजर 1 की ये जर्नी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें।